अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मेरे ख़्याल में आप बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों के बिल्कुल करीब आ रहे हैं और मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जो कि CS11 की कुछ प्रिपरेशन के हवाले से है। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है और याद रहे कि ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद वीडियो का पार्ट नंबर 2 भी आएगा, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और हो सकता है कि अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई तो एक जूम क्लास भी आप लोगों के लिए रखी जा सकती है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो लोग जूम क्लास लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो उन लोगों के लिए फिर जूम क्लास भी जो वो अरेंज की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, जो CS11 का सब्जेक्ट है ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है। इसमें थ्योरी ज़्यादा है लेकिन कुछ थ्योरी ऐसी है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। और फ़िलहाल आप लोगों का जो टारगेट है वो एग्ज़ाम को पास करना है और उसमें अच्छे नंबर लेना है। तो मैं ट्रिक्स जो बताऊंगा वो आप लोग सुनते जाएं और देखते जाएं, क्योंकि मॉड्यूल आप लोगों के बहुत से ज़्यादा हैं और आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो मॉड्यूल नंबर 109 से लेकर तकरीबन 230 हैं आपके मॉड्यूल, वहाँ तक है। और जो एंड वाले मॉड्यूल्स हैं 190 से शायद बाद वाले जो हैं वो सारा का सारा प्रैक्टिकल कोर्स है आप लोगों का। वो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और उसमें याद करने वाला बहुत कम है। तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपने उसमें क्या याद करना है। यकीन जाने कि वो वाले जो कोर्स हैं जो कि मॉड्यूल नंबर आई थिंक 200 से लेकर 230 तक जो हैं वो सारे मॉड्यूल बहुत आसान है और वो 30 मिनट में आप सारे मॉड्यूल कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, वो आपने सिर्फ टिप्स लेनी है, वो मॉड्यूल आपके हो जाएंगे। अभी हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर और मॉड्यूल नंबर 109 से स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है और उनको लर्न करना है, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड, इसी तरह MCQs आएंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी नहीं होगा और ना ही कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है। ये आप लोगों का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको रीडिंग की ज़रूरत है। आपने 2 से 3 दफ़ा इन हैंडआउट्स को रीड करना है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स और कैसे कैसे रीड करना है आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अगर आप लोग मेरी वीडियो में थोड़ा सा बोरिंग फील करें तो प्लीज़ वीडियो को फुल मत देखें, उस वक्त स्टॉप कर दें और कुछ देर बाद फिर दोबारा से देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पढ़ाई ज़ाहिर सी बात है कोई भी पढ़ता है तो उसको नींद आने लग जाती है और आप लोगों ने सोना नहीं है, जागते रहना है और मेरे साथ रहिए। और अभी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं मॉड्यूल नंबर 109 से। तो आइए, तो स्टूडेंट्स मॉड्यूल नंबर 109 में क्या लर्न करने वाला है, क्या याद करने वाला है। तो मैं भी एक हैंडआउट्स खोलता हूँ जिसमें कि मैंने कुछ वो हाईलाइट भी किए हुए हैं। ये मॉड्यूल अगर मुझे मिल जाएँ जो हाईलाइटेड है तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और आप लोग यकीनन वहाँ से तैयारी करना चाहेंगे। ये इस वक्त मैं मॉड्यूल नंबर 1 ये जो हाईलाइटेड है ये वाले मैंने ओपन कर लिए हैं और हम लोग चलते हैं अपने मॉड्यूल नंबर 109 पे। तो स्टूडेंट्स ये मॉड्यूल नंबर 109 है। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं इनको ज़रूर पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, और ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समझ भी आनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कम टाइम में आप लोग भी चाहते हैं कि कम टाइम में हम ज़्यादा सीख लें, तो इसलिए सारी बातें आप लोग को बता नहीं सकूँगा और डिटेल भी नहीं बता सकता, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ टिप्स बताऊँगा और शॉर्ट सा सिर्फ कॉन्सेप्ट दूँगा। जो आप लोग अगर मेन पॉइंट याद करके जाएंगे तो यकीनन आप अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छा कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स मॉड्यूल नंबर 109 स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और आपके पास जो मॉड्यूल नंबर 109 है इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिस्कस किया है वो है अर्ली जनरेशन 1। तो स्टूडेंट याद रहे कि तो इस मॉड्यूल में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फ़र्स्ट जनरेशन कौन सी थी। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो फ़र्स्ट जनरेशन थी वो मशीन लैंग्वेज थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है टॉपिक मैंने जो वो हाईलाइट भी किया हुआ है। जो लाइनें आप लोगों ने पढ़कर जानी है। मशीन लैंग्वेज का मतलब है 0 और 1 की लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। जब हम मशीन लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो वो न्यूमेरिक डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है। आप लोगों ने इसकी फ़र्स्ट 2 लाइन्स को रीड करना है और याद रहे कि मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना, उसमें प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है और इससे बहुत ज़्यादा एरर्स भी आते हैं और उन एरर्स को लोकेट करना और डीबगिंग करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। डीबगिंग का क्या मतलब है? डीबगिंग का मतलब है प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको रिमूव करना। इस प्रोसेस को हम
डीबगिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स 1940s में रिसर्चर ने एक नई लैंग्वेज पे काम करना शुरू किया। वो चाहते थे कि न्यूमेरिक फॉर्म में प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। न्यूमेरिक फॉर्म से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 0 और 1 की लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। तो जो रिसर्चर थे उन्होंने 1940s पे एक ऐसे सिस्टम के ऊपर, एक ऐसे लैंग्वेज सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया जिसे कि हम जो वो असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और असेंबली लैंग्वेज में हम इस न्यूमेरिक फॉर्म की बजाय हम निमोनिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अब निमोनिक सिस्टम का क्या मतलब है? निमोनिक सिस्टम का मतलब है कि कुछ कोड्स, और हम उन कोड्स को यूज़ करते हुए अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। लाइक ये एक कोड है मूव। इसी तरह मज़ीद यहाँ पर जो कोड लिखे हुए हैं लाइक LD, ऐड, ST, HLT, ये सारे के सारे निमोनिक्स हैं। ये देखें यहाँ पर भी इनकी एग्जांपल दी गई है। अब आप लोगों ने इसमें याद क्या करना है? याद ये करना है कि ये वाले जो निमोनिक्स हैं इनका कोई ना कोई पर्पज़ है और ये असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। जैसे लोड का निमोनिक है, ऐड का है, स्टोर का है और इसी तरह और हैं। आपने जस्ट इनको रीड करना है। और पॉइंट इस पूरे मॉड्यूल में ये है कि मशीन लैंग्वेज है, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज होती है। और उसके अलावा जो आपकी सेकंड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं वो असेंबली लैंग्वेज हैं। और अभी ये नेक्स्ट मॉड्यूल में भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और एक और पॉइंट आप लोगों ने याद करना है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में हम कुछ डिस्क्रिप्टिव नेम इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। प्रोग्राम इसका वेरिएबल का टॉपिक नेक्स्ट भी आने वाला है, लेकिन इस मॉड्यूल में इसको डिस्कस किया गया है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि वेरिएबल्स या उन्हें आइडेंटिफायर कहते हैं। किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव नेम्स, जिनको हम प्रोग्राम में डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें वेरिएबल या आइडेंटिफायर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ज़रूर याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मॉड्यूल नंबर 110 और इसमें डिस्कस की गई हैं जनरेशन नंबर 2। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जनरेशन नंबर 2 में क्या आया था? असेंबली लैंग्वेज आई थी। और असेंबली लैंग्वेज में हम न्यूमेरिक्स में कोड करने की बजाय, मीन्स के 0 और 1 में कोड करने की बजाय हम कोड किस में किया करते थे? निमोनिक्स में किया करते थे। और निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स कुछ कोड होते हैं, उन कोड को लर्न करना पड़ता है और वो कोड डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को ये बातें जो बता रहा हूँ। और न्यूमेरिक सिस्टम, ये वाली लाइन आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है कि असेंबली लैंग्वेज में जो है वो कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है? निमोनिक सिस्टम इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ। और जो लाइनें मैंने हाईलाइट की हैं आप अपने जो वो हैंडआउट्स ओपन कर लें और आप भी हाईलाइट कर लें। अब पॉइंट ये याद करने वाला है कि जो जनरेशन नंबर 2 है उसमें जो वो असेंबली लैंग्वेज थी, और असेंबली लैंग्वेज जो है वो कौन से जो है वो सिस्टम को यूज़ करती थी? तो वो निमोनिक सिस्टम को इस्तेमाल करती थी। और ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर जो वो हाईलाइट किए हैं इनको आप लोगों ने ज़रूर स्टडी करके जाना है। और ये भी बात याद रखनी है कि न्यूमेरिक के मशीन लैंग्वेज में कोड लिखना, प्रोग्राम लिखना ज़्यादा मुश्किल था, जबकि जो वो असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखना उसकी निस्बत कुछ आसान था। तो ये इसके यहाँ पर डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं, एक दो ये भी आप लोगों ने ज़रूर जब पढ़ने हैं, और दूसरे इसके जो वो एडवांटेज भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और यहाँ पर लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस का नाम लिखा गया है। एक है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म आपने याद करना है कि फार्मूला ट्रांसलेटर, जिनको कौन इस्तेमाल करता था? इस लैंग्वेज को इसको इस्तेमाल करते थे साइंटिफिक पर्पज़ के लिए या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह एक और लैंग्वेज का यहाँ पे जिक्र किया गया है, वो है कोबोल। इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने याद करना है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको डेवलप किसने किया था? यूएस नेवी ने किया था। किस लिए किया था? बिज़नेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए और उनके साथ डील करने के लिए किया था। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद करना है। तो स्टूडेंट्स, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन आपको पता लग गया कौन सी थी। अब आगे आ रही है आपकी थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में हमारे पास जो लैंग्वेजेस आना शुरू हुई वो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें के प्रोग्राम्स, जिसमें के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते थे। अब हम लोग आगे मूव करेंगे और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने जो ना वो कर दी हैं, जो वो हाईलाइट, इनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर का क्या मतलब है, कंपाइलर का क्या मतलब है और इंटरप्रेटर का क्या मतलब है, बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस, जैसे कि C++, जैसे कि सी लैंग्वेज। अगर आप
आप लोगों ने ICS किया हो, आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो सी लैंग्वेज एज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। पहले तो था मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी, उसको मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेती थी। लेकिन जब थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस डेवलप की गई तो उसमें अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी, जो कि जब वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सके अपनी लैंग्वेजेस में, मींस के मशीन लैंग्वेजेस में। अब ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं? यहाँ पर इस वक्त दो ट्रांसलेटर का जिक्र है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और एक थर्ड ट्रांसलेटर होता है जिसे हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स क्या होते हैं? कंपाइलर एज ए होल पूरे प्रोग्राम को रीड करता है कंपाइलर एज ए होल पूरे प्रोग्राम को रीड करता है और उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और जहां पर एरर आ जाए प्रोग्राम्स में वहीं पर एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है और आपसे कहता है कि पहले अपनी जो है वो एरर्स को लोकेट करें और उनको रिमूव करें, डीबग करें और उसके बाद फर्दर ऑपरेशंस आप सर अंजाम कर सकते हैं। तो ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनको याद रखिएगा। और उसके बाद ये नेचुरल लैंग्वेजेस की एग्जांपल आपको पता है, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन, कोई भी लैंग्वेज जो कि नेचुरल लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, जर्मन, ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? फॉर्मल लैंग्वेजेस स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मींस के जिनकी मदद से हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। उसमें C++ है, कोबोल है, जावा है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, अभी आगे मज़ीद आने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स जो लाइंस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप अपने जो वो हैंडआउट्स ओपन कर लें और ये हाईलाइटर की मदद से, ये PDF में ये हाईलाइटर जब वो अवेलेबल है, आप इसको जब वो हाईलाइट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आगे चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना चाह रहा हूँ और क्योंकि मॉड्यूल बहुत ज़्यादा हैं और काम भी बहुत ज़्यादा और टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मॉड्यूल नंबर 111 में मशीन इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। मशीन इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें मशीन इंडिपेंडेंस लैंग्वेजेस कहा जाता है। और जो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस थी, उनको क्या कहा जाता है? अ प्रोग्राम जो कि राइट किया जाता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में, कुड थ्योरेटिकली बी यूज्ड ऑन एनी मशीन, उसको किसी भी मशीन में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट कंपाइलर। यू नो कि कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एज अ ट्रांसलेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेजेस में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये इसकी फुल नेम भी याद करना है कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये क्या काम करते हैं? ये स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी पॉपुलर लैंग्वेजेस होती हैं, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ये उनके स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। स्टैंडर्ड इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि यूनिवर्सली सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें और ऐसी लैंग्वेजेस बनाई जा सकें जो मशीन इंडिपेंडेंट हो, यानी किसी मशीन पर डिपेंड ना करें बल्कि वो किसी भी मशीन के ऊपर चल सकें। तो मैं आगे चल रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस पूरे पैराग्राफ को रीड कीजिएगा, इसको आगे बेशक ना पढ़िएगा, ज़रूरत नहीं है। और 112 मॉड्यूल है और अब आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आगे हैं इम्पेरेटिव पैराडिम्स। पैराडिम्स होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, पैराडिम बेसिकली यूँ कह लें कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। अब डिफरेंट टाइप के पैराडिम्स हैं जिसमें कि हम डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम्स लिखते हैं। और एक बात ये याद रखिएगा कि जो जनरेशन की अप्रोच है, इट मींस के लैंग्वेज की जो जनरेशन्स है ये लीनियर फॉर्म में, यानी ये लीनियर स्केल में हम इनको क्लासीफाई करते हैं। आपको MCQs आ सकता है कि जो जनरेशन अप्रोच है उसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं? हम उसको लीनियर स्केल में क्लासीफाई करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस होता है उसको प्रोग्रामिंग पैराडिम्स कहते हैं। इट मींस कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखने का जो पैराडिम है वो थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। तो इस बात को याद रखिएगा।
और अभी आप लोग जो पैराडिम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है इम्पेरेटिव पैराडिम। तो जो स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव पैराडिम है इसे प्रोसीजरल पैराडिम भी कहते हैं। आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि इम्पेरेटिव पैराडिम ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट ऑल्सो नोन एज प्रोसीजरल पैराडिम, जो क्या काम करता है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करता है प्रोग्रामिंग प्रोसेस में। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस का उसने नाम लिया है, पाइथन है उसका भी इसने नाम लिया गया। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जो मैंने चीज़ें जो वो हाईलाइट की हैं इनको ज़रूर पढ़िएगा। आगे चल रहा हूँ मैं। ये जो ग्राफ है, ये जो एक चार्ट सा बना हुआ है, इसको ज़रूर आप लोगों ने देखना है। इसमें स्टूडेंट्स बताया क्या गया है, इसमें ये सारे पैराडिम्स बता दिए गए हैं एक ही पिक्चर में। सबसे पहले है फंक्शनल पैराडिम, फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम, इम्पेरेटिव पैराडिम और डिक्लेरेटिव पैराडिम। अब आप लोगों को एमसीक्यूज़ में पूछा क्या जा सकता है, एमसीक्यूज़ में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो एसक्यूएल है, जो एसक्यूएल जो है वो लैंग्वेज है वो किस पैराडिम के अंडर आती है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो एसक्यूएल पैराडिम है, ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज है ये डिक्लेरेटिव पैराडिम के अंडर आती है। इसी तरह ये पाइथन लैंग्वेज है, ये एडा है, ये सी है, ये बेसिक है। इसी तरह ये फोर्ट्रान है। ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं ये किस पैराडिम के अंडर आती हैं, तो ये इम्पेरेटिव पैराडिम में आती हैं। इसी तरह बाकियों का भी आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में ज़रूर आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इन लैंग्वेजेस को देखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मॉड्यूल नंबर 113 में आपके पास है डिक्लेरेटिव पैराडिम्स। इसकी भी डेफिनेशन आप लोग ज़रूर याद करिएगा, और ये जो मैंने हाईलाइट कर दी इसको ज़रूर आप लोग रीड करें, कोई ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चल रहा हूँ मैं आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 114 पे। यह है फंक्शनल पैराडिम। फंक्शनल पैराडिम में क्या होता है, फंक्शनल पैराडिम जो है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं हम उनको फंक्शंस की बेस पे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो लार्ज प्रोग्राम होता है उस लार्ज जो है ना प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स या इनटू स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स, जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पैराडिम होता है, उसे हम फंक्शनल पैराडिम कहते हैं। और जो फंक्शनल पैराडिम है इसको मैथमेटिशियंस जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में डिफरेंट फंक्शंस जो है वो काम करते हैं, तो इसलिए ये फंक्शनल पैराडिम उनके लिए ज़्यादा रिलायबल होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल दी गई है फंक्शंस की, तो इन फंक्शंस को फ़िलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कभी भी ऐसा सेम फंक्शन नहीं आ सकता। एग्जांपल ये दी गई है कि अगर हमारे पास एक लार्ज जो है ना प्रोग्राम हो, अब वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, लाइक डिफरेंस भी निकालता है, वो सम भी निकालता है, वो ओल्ड बैलेंस भी निकालता है, क्रेडिट्स के बारे में भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो सम भी कैलकुलेट करता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, और डिफरेंट फंक्शंस को कंबाइन करके एक बड़ा फंक्शन बन जाता है या एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। तो आगे चल रहे हैं, और ये जो पिक्चर है इसको भी देखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, और ये जो मैंने लाइनें जो हाईलाइट की हैं इनको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आ रहा हूँ मॉड्यूल नंबर 115 पे, और मेरे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम में होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम में हम जो अपना प्रोग्राम लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट्स की बेस पे हम जब बनाते हैं, और ये वो पैराडिम है जो आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ आप ज़रूर रीड कीजिएगा, और सेकंड भी मैंने हाईलाइट किया इसको भी। और ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम में हम क्या करते हैं, हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो क्लासेस की फॉर्म में बनाते हैं। क्लास क्या होती है, क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होती है। उस क्लास के दो पार्ट होते हैं, प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है। ये आप लोग बातें याद रखिएगा जो इसमें जो मैंने वो हाईलाइट कर दी हैं। मॉड्यूल नंबर 116 में आ जाएं, तो अभी आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है आप लोगों को पता है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अभी आप लोगों ने कुछ पैराडिम्स देखे, अब उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, डेटा टाइप्स इस्तेमाल होते हैं। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, मैं ये बात पहले ऊपर भी दोहरा चुका हूँ कि वेरिएबल्स होता है मेमोरी लोकेशंस। इट मीन्स कि अगर हम अपने जो प्रोग्राम में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। और वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए हमें डेटा टाइप की ज़रूरत होती है, और उस वेरिएबल के नाम की ज़रूरत होती है जिसमें आप वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं। ओके, लुक एट दिस एग्जांपल। ये आपके पास एक वेरिएबल का नाम है वेट लिमिट, और ये जो इंट साथ लिखा है ये उसकी डेटा टाइप है। इसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप की होगी, और इंटीजर्स में हम आमतौर पर नंबर्स को स्टोर करते हैं। इसी तरह अगर आप फ्लोट डेटा टाइप आप यूज़ करना चाहते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं। कैरेक्टर में आमतौर पर हम लेटर्स भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं और डिजिट्स भी स्टोर कर सकते हैं। तो दीज आर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा।
आगे चल रहा हूँ मैं। उसके बाद ये बूलियन भी एक तरह की डाटा टाइप है। बूलियन डाटा टाइप हमें दो चीज़ें रिटर्न करवाती है, या तो ट्रू करवाती है या फॉल्स करवाती है। उसके बाद ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स किन्हें कहते हैं। ऐसी डाटा टाइप्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पहले से ही शामिल होती हैं, उन्हें हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कहते हैं। जैसे कि इंटीजर है, जो कि इंटीजर यानी नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कैरेक्टर है, जो कि किसी न किसी कैरेक्टर या डिजिट या लेटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट आगे चल रहे हैं। अभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का टॉपिक कंटिन्यूड है और उसमें एक और टर्म इस्तेमाल होती है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम में जो डेटा स्टोर करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम उसे कैसे स्टोर करते हैं। ऊपर आप लोगों ने वेरिएबल देखा, वेरिएबल में भी हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक और तरह का डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है जिसका नाम है अरे। अरे एक कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है। अरे का मतलब है कि हम एक वक्त में कई वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऊपर जब आपने लिखा था इंट वेट लिमिट, तो इसका मतलब ये है कि हम वेट लिमिट में सिर्फ एक वक्त में एक वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको 100 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो या 200 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो, तो उसके लिए फिर हम जो इस्तेमाल करते हैं डाटा स्ट्रक्चर, उसे हम अरे कहते हैं। इस वक्त ये जो एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं ये 2 डायमेंशनल अरे है। अरे की 2 इकसाम होती हैं। पहली को हम 1 डायमेंशनल अरे कहते हैं, जो या तो रो में डाटा स्टोर कर सकती है या एक कॉलम में स्टोर कर सकती है। और एक होती है 2 डायमेंशनल अरे जिसमें रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। अब आप लोगों ने याद ये रखना है कि अरे किसे कहते हैं, अरे की कितने टाइप्स होती हैं और अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये उसको डिक्लेयर करने का तरीका है। और ये भी तरीका है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये फोर्ट्रान लैंग्वेज में लिखी जाती है और जो ऊपर दिखाई जा रही है ये C++ में ऐसे जो वो अरे को डिक्लेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट मैं आगे मूव कर रहा हूँ और आप लोग ये वाली डेफिनेशन भी लाजमी देखिएगा। एग्रीगेट टाइप किसे कहते हैं और जो वो हेट्रोजीनियस अरे किसे कहते हैं, इसको लाजमी याद करिएगा। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। और आगे मूव कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 118। इसमें मैंने जब वो हाईलाइट कर दिया है, इसमें टॉपिक है आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें हम किसी को वैल्यू असाइन कर रहे हों। ओके, लुक एट दिस एग्जांपल। ये लिखा हुआ है z = x + y। अब इसका मतलब ये है कि ये इसमें एक इक्वल का साइन आ रहा है और हम ये x + y की जो वैल्यू है वो z को असाइन कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें ये इक्वल का सिंबल मौजूद हो, तो उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, तो आगे चल रहे हैं। अब मॉड्यूल नंबर 119 है और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर की पहली एग्जांपल है इफ़ स्टेटमेंट। इसी तरह इफ़ एल्स भी होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या काम होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोग याद करिएगा और इसका जो सिंटैक्स है इसको ज़रूर देखिएगा। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ पर हम कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं कि अगर किसी के जो मार्क्स हैं, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो देन हम प्रिंट करवा रहे हैं कि यू हैव पास द एग्जामिनेशन। एल्स हम प्रिंट करवा रहे हैं कि आपने एग्जामिनेशन फ़ेल हो गए हैं, यू हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट, बड़ी नींद आ रही है आप लोगों को। 5 मिनट की ब्रेक ले लें, थोड़ा सा अपने चाय शाय पी लें, मुझे भी पिलाएं और ख़ुद भी पिएं। वही जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ़ स्टेटमेंट वो कंटिन्यूड है और इसमें ये जो डाटा टाइप इस्तेमाल की गई है फ्लोट है। और फ्लोट में हम जो नंबर्स को स्टोर करते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट यानी ये डेसिमल वाले नंबर हम स्टोर कर सकते हैं फ्लोट डाटा टाइप में। और ये यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की गई है कि फॉर एग्जांपल देखें, इफ़ CGPA इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो देन आप ये प्रिंट करवा दें, एल्स आप ये प्रिंट करवा दें। तो आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है, प्रोग्राम्स याद नहीं करने। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इफ़ स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं। तो 120 मॉड्यूल्स आप लोगों के कंप्लीटेड। 121 में आ जाएं तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें अब लूप्स आ गई। पहले आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट थी, जैसे कि आपने इफ़ स्टेटमेंट देखा और इफ़ एल्स को देखा। अब इसी तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके पास लूप्स भी होते हैं। लूप्स का क्या काम होता है? लूप्स भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आइट्रेट करने के लिए। इट मीन्स कि उसको रिपीट करने के लिए हम जो है वो लूप्स
लूप्स इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसकी सिर्फ फर्स्ट लाइन को याद कीजिएगा। और इसने ये जो यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है, ये इसने 5 नंबर्स जो है ना प्रिंट करवा दिए हैं, 1 2 3 4 5 सी आउट। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को 1 से लेकर जो वो 1000 तक नंबर प्रिंट करने हो तो क्या आप ये 1000 टाइम्स आप लिखेंगे 1 सी आउट 1 सी आउट 2? ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टाइम टेकिंग होगा और इससे लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो लूप्स हमें अलाउ करती हैं कि जब हम लूप यूज़ करते हैं तो हमें चंद लाइनों में हम जो है वो 1 लाख तक भी नंबर जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। उसके लिए जस्ट हमें ये जो है वो सिंटैक्स, ये इसका स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो इसके सिंटैक्स को आप लोग देख लें। और ये इस वक्त जो लूप यहाँ पर इस्तेमाल की गई है ये वाइल लूप है। इसी तरह फॉर लूप भी होती है और डू वाइल लूप भी हमारे पास होती है। आपने जैसे इसका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। आगे चल रहा हूँ। मॉड्यूल नंबर 122 में आपके पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़ आपका टॉपिक है। इसकी जो मैंने लाइनें जो हाईलाइट की हैं आप इनको जस्ट स्टडी कर लीजिएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग याद कर लीजिएगा और सिर्फ देख लीजिएगा। इसमें बहुत आसान सी बात है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कोई टॉपिक आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर आप वो कमेंट में बता सकते हैं, आपको बता दी जाएगा। अभी आप लोग आगे चलें। मॉड्यूल नंबर 123 है और ये वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और ये मॉडुलस का ये वाले तो बहुत बेसिक्स हैं, आप जानते होंगे प्लस से क्या होता है, माइनस से क्या होता है। लेकिन ये जो मॉडुलस है ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। जब हम 2 नंबर्स को डिवाइड करते हैं उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाता है तो वो हमें ये मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो इसका बस आप लोग पॉइंट याद रख लें, बाकी प्लस माइनस का पेपर में नहीं आने वाला। ये मॉडुलस का आप लोगों को पेपर में आ सकता है। मॉड्यूल नंबर 124 में रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और रिलेशनल ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू, इन साइंस को याद कर लें कि किस साइन का क्या मतलब है। लाइक दिस, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये इक्वल टू इसको बोलते हैं। ये जो डबल इक्वल का साइन होता है इसे इक्वल टू बोलते हैं। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है बल्कि ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इस बात को याद रख लीजिएगा। और ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। ओके, तो ये वाला जो प्रोग्राम्स हैं याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को नहीं आने वाले, ये सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बताए गए हैं। और अभी हम लोग इन पर नहीं जा रहे, टाइम इज़ टू शॉर्ट। और 125 पे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? 3 तरह के इस्तेमाल होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड दिस इज़ नॉट ऑपरेटर। याद ये रखना है कि जो एंड ऑपरेटर है ये बाइनरी है, और इसी तरह जो और ऑपरेटर है ये भी बाइनरी है, और नॉट ऑपरेटर यूनरी है। बाइनरी का मतलब है कि ये 2 ऑपरेंड लेता है, और यूनरी का मतलब है कि ये सिर्फ इसका सिंगल ऑपरेंड होगा। तो ये बात, इसकी टाइप याद कर लीजिएगा कि जो एंड ऑपरेटर है ये बाइनरी टाइप का है। आगे एंड ऑपरेटर में क्या होता है? ये एंड ऑपरेटर की आगे जो है ना डेफिनेशन कह लें वो लिखी हुई है। ये तब आउटपुट करता है 1 जब हमारे पास 2 कंडीशंस हों और दोनों कंडीशन अगर ट्रू हों तो फिर जो वो आउटपुट हमारे पास 1 आती है। और ऑपरेटर में ये होता है कि अगर हमारे पास 2 कंडीशंस हों और दोनों में से एक भी ट्रू हो तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है वो ट्रू में आता है। इसी तरह नॉट ऑपरेटर ये क्या करता है? ये इन्वर्ट कर देता है आउटपुट को। इट मीन्स कि अगर ट्रू हो तो फॉल्स कर देता है, 1 हो तो 0 कर देता है, और 0 हो तो उसको 1 कर देता है। ओके, सोना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि मैं आप लोगों को भगा रहा हूँ, तो आप लोगों ने डरना भी नहीं है। ये वाला टेबल आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखें, ये एंड ऑपरेटर का टेबल है, ये और का है, ये नॉट का है। तो देखें, ये एंड ऑपरेटर में गया है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इट मीन इसका ये मतलब है कि ये ट्रू है, ये सेकंड है, ये भी ट्रू है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि हम एंड की डेफिनेशन में ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 कंडीशंस हों और वो दोनों ट्रू हों तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू आता है। और इसके अलावा सारी कंडीशन जिसकी फॉल्स होती हैं। और ऑपरेटर में आएँ तो अगर हमारे पास एक भी ट्रू हो तो रिज़ल्ट ट्रू में आता है। ये देखें, ये ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू है, ये भी ट्रू है, रिज़ल्ट ट्रू है। ये दोनों फॉल्स हैं, उस सूरत में ये फॉल्स होगा। और ये नॉट ऑपरेटर है, देखें ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, और अगर ये फॉल्स हो तो ट्रू होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़े आसान पॉइंट्स हैं। पेपर आपका बहुत आसान होगा, सिर्फ आप अपने हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से रीड करके जाइएगा। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट भी मत तलाश किया करें। ओके जी, मॉड्यूल नंबर 126 है और अब आप लोगों को जो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसका सब टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। तो इसका आप लोगों ने जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसको रीड करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, उसका जो पूरा का पूरा जो एक जो स्टेप्स हैं उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड कीजिएगा और आगे चलते हैं। ये मैट्रिसेस क्या होते हैं, ये वाला पैराग्राफ भी आप लोगों ने रीड करना है।
और उसके बाद कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी फुल फॉर्म याद कर आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। और IDE किसे कहते हैं, जिसमें हम अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, उसे IDE कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट, इसकी फुल फॉर्म IDE की ज़रूर याद करिएगा। और आगे चलें 127 में, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं तो हमें किस लाइफ साइकिल से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमें कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए। तो इसका जो फर्स्ट पैरा है आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। और मॉड्यूल नंबर 128 पर आएँ तो जो सेकंड फ़ेज़ होता है, बल्कि जो फर्स्ट फ़ेज़ होता है सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में, वो पहला फ़ेज़ होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ़ेज़। यानी जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम किस तरह का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो इसका यहाँ तक ज़रूर रीड कीजिएगा और मेन पॉइंट ले लीजिएगा। उसके बाद सेकंड इसका जो स्टेप होता है वो डिज़ाइन फेज़ होता है। हम जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे होते हैं, हम उसका डिज़ाइन क्रिएट करते हैं कि हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाएंगे और जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह काम करेगा। तो उसके लिए ये वाले जो इसकी फ़र्स्ट 2 पैराग्राफ हैं, इसको ज़रूर देखना है आप लोगों ने। और 130 पे आ जाएँ। जब हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर लेते हैं तो डिज़ाइन करने के बाद जो नेक्स्ट फ़ेज़ होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ का। और इसमें हम अपने प्रोग्राम को जिसको हमने डेवलप किया होता है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम उसको इंस्टॉल करते हैं जहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सिर्फ यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, काफ़ी है। 131 में अपने प्रोग्राम को या अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो टेस्टिंग फ़ेज़ का होता है कि हमने जो भी सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है उसको टेस्ट किया जाए कि क्या उसको जिस मकसद के लिए बनाया गया था वैसे ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होता तो उसको फिर चेक कर लेते हैं, अगर कर रहा हो तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। और 132 पर आ जाएँ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज़ हैं कि कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जब सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। इनके नाम याद कर लीजिएगा। वाटरफॉल मॉडल है, इसी तरह इंक्रीमेंटल मॉडल है, और इनके जो है ना कुछ लाइंस को पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह ये भी एक तरह का मॉडल है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। मॉड्यूल नंबर 133 में हमारे पास है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज़ नंबर 2। और इसी तरह आप जब प्रोटोटाइपिंग की डेफिनेशन कर लीजिएगा और इवैल्यूएशनरी प्रोटोटाइपिंग और ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग। और याद रहे कि जहाँ पर भी ये जो आपको ब्लैक में बोल्ड वाला टेक्स्ट मिलता है जहाँ पर डेफिनेशंस होती हैं, इनको तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जहाँ पर भी बुक में आपको नज़र आए आपने इनको ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये CS 101 है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो आपको डायरेक्ट पेपर आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पेपर आ सकता है। ओके, उसके बाद मॉड्यूल्स किसे कहते हैं हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि लार्ज प्रोग्राम को जो हम छोटे छोटे फंक्शंस में, मैनेजेबल पार्ट्स में जो हम डिवाइड कर देते हैं उसे मॉड्यूल या फंक्शंस कहते हैं। तो ये मॉड्यूलरिटी मॉड्यूल्स, इसको देखिएगा। डिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल पार्ट्स इनटू मैनेजेबल यूनिट्स इज़ नोन एज मॉड्यूल्स। तो इसके ये जो पॉइंट है ना ज़रूर याद कीजिएगा। ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आप पढ़ लें तो आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। उसके बाद आगे चल रहे हैं हम मॉड्यूल नंबर 135 में कपलिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, इसका ये वाला पैराग्राफ। और कंट्रोल कपलिंग की आप लोगों ने पढ़नी है। डाटा कपलिंग क्या होता है, इसका ये वाला पैरा आप लोग पढ़ लें, बहुत है आप लोगों को, ठीक है। और इसकी ये फर्स्ट लाइन पढ़ लें। याद रहे कि मैं आप लोगों को ये इस वक्त पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। तो डिसाइड मत कीजिएगा कि मैंने बहुत बुरा जो है पढ़ाया आप लोगों को, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कोई ऑनलाइन क्लास रखी जाए तो वो संडे को या सैटरडे को अरेंज की जा सकती है, कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। और आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ पर भी आप अपनी क्यूरीज़ डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको रियल टाइम पे रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग किसे कहते हैं, इसकी भी फ़र्स्ट ये वाली लाइन्स आप लोगों ने पढ़नी है। और आगे आ जाए 138 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसका जस्ट आपने फ़र्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है। और कंपोनेंट आर्किटेक्चर की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़नी है, यहाँ तक कर लीजिएगा इसको। और डिज़ाइन पैटर्न्स में जाएंगे तो इसका फ़र्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने पढ़ना है। और इसकी एग्ज़ाम्पल को बेशक आप ना देखें, बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं, ये वाला मॉड्यूल कोई ज़रूरत नहीं, इसमें से कुछ नहीं आएगा आप लोगों को। स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नया टॉपिक स्टार्ट हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसके लिए आपको दूसरी वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि आया मुझे लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हैं और आप लोग बिल्कुल सोने भी लग गए हैं। कोई बात नहीं, सिर्फ इतना सही रखें। अभी मैंने आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 109 से 140 तक मैंने बता दिए हैं। वीडियो का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ज़रूर देखें, और कोशिश करूँगा कि उसको भी शॉर्ट सा बनाऊँ। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की क्यूरी हो, समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट में ज़रूर
ज़रूर बताएं, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास डिस्कस करें। और आज तक के लिए इतना ही, वेट कीजिए जो अगली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पा 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 पा